गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस की। ये हमारी एसिड एंड बेस पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस एंड कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको इंपॉर्टेंट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हमने आपको एसिड्स के बारे में समझा दिया था, पर अब इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में समझाएंगे कि उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस पे, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। अब इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट अपने बेसिस की बात करें, पहले हम एक टॉपिक और हमारा रह गया था एक्वा रीजिया का, उसको भी हम समझ लेते हैं। एसिड की बात की, एक्वा रीजिया कोई एसिड का नाम नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ एसिड का नाम है। एग्जाम में इसके जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको ये स्टडी करवा रहे हैं। ये टॉपिक जरूरी है आपका। एक्वा रीजिया एक मिक्सचर ऑफ एसिड्स का नाम होता है जिसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड मिला होता है। HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा HNO3 3:1 में मिला होता है, यानी कि जो हमारा HCl है वो 3 होते हैं, इसमें 3 HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल हमारा नाइट्रिक एसिड का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। हमारा एक्वा रीजिया जो एसिड होता है, जो मिक्सचर ऑफ एसिड है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ये नोबल मेटल्स को भी पिघला देता है। जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना? जो नोबल मेटल्स होते हैं ना हमारे, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको नोबल मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएँगे। हमने आपको जब मेटल से नॉन मेटल समझा रहे थे, जब भी आपको बताया था कि जो भी हमारे एसिड के साथ जो मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम मेटल्स को किसी एसिड में रखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हो जाती है। जो मेटल होता है, मेटल के जो एटम्स होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हमारे HCl में या फिर नाइट्रिक एसिड में, और खुद उसकी जगह आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम Fe की बात करें यानी आयरन की बात करें, तो अगर आयरन के ऊपर हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तो आयरन जो है हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और हमारा FeCl बन जाता है, ठीक है ना? पर जो हमारे हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, और जो हमारी रिएक्टिव टेबल है, उसमें हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, वो सभी मेटल्स हमारे कॉपर को छोड़ के, वो सभी मेटल्स हमारे जो हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जिनमें से सबसे 3 मेन जो हमारे नोबल मेटल्स माने जाते हैं, हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होता है। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारा जो मरकुरी होता है वो कभी-कभार थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, पर ये तीनों किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। पर अगर इन्हें पॉलिश करना हो, जब से कि आप सुनार के पास जाते हो अपनी गोल्ड की ज्वेलरीज़ को पॉलिश करने के लिए, तो वो ये थोड़ी कि घिस-घिस के पॉलिश करेगा। उसको केमिकल चाहिए, कोई एसिड चाहिए जिससे वो जो ऊपर की परत हटा सके। तो वो इस मिक्सचर का इस्तेमाल करता है। इस एसिड के मिक्सचर का इस्तेमाल करता है, एक्वा रीजिया नाम के मिक्सचर का। जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हमारे HCl के होते हैं, 1 मॉलिक्यूल हमारा नाइट्रिक का होता है। इसके अंदर डालते ही साथ ही गोल्ड या सिल्वर को, उसकी ऊपर की परत उतर जाती है, वो और शाइनी परत वापस आ जाती है। कई बार जो गोल्ड के ऊपर थोड़ा बहुत रिएक्शन से या फिर गंदगी से, अलग-अलग चीज़ों के कारण जो थोड़ी-सी धुंधला-सा पड़ जाता है। उसकी चमक जो है खो जाती है कहीं गोल्ड की। पर एक्वा रीजन में डाल के उसकी ऊपर की परत जिस पे काफ़ी सारी चीज़ें जम गई थी, वो हट जाती है और शाइनी परत वापस उसके लस्टर वापस आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा सिल्वर है उस पे जो है सल्फर की परत लगती है, हमारे सिल्वर सल्फाइड की परत लगती है। ये ना Ag2S जो हमारा होता है उसकी परत लगती है सिल्वर के ऊपर। ऐसे गोल्ड के ऊपर भी कोई परत जम जाती है, ये सारी परत जो है हमारे एक्वा रीजिया से हट जाती है। अच्छा, अब हम जो है इम्पोर्टेंट बेसिस पे वापस आते हैं। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बेसिस जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये 5 इम्पोर्टेंट बेसिस हैं, इनके अलावा ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। इनके आपके नाम पूछे जा सकते हैं,
केमिकल नेम पूछे जा सकते हैं, कॉमन नेम पूछे जा सकते हैं, इनके जो है फॉर्मूला पूछा जा सकता है और इनके बारे में इनकी यूजेस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जिनमें से सबसे पहला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, यानी कि CaOH2, ठीक है ना? इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम एक बार सारे इंपॉर्टेंट आपको बेसिस के बारे में समझा दें, फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं हम। फिर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसका नाम लाइम वाटर भी होता है और इसका यूज़ कहाँ पे है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारा लाइम वाटर है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जा सकता है या फिर इसको व्हाइट वॉश करने में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? 2 चीज़ें याद रखनी है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर लाइम वाटर है, इसका इस्तेमाल हम जो है व्हाइट वॉश में कर सकते हैं। जो पत्थर होते हैं ना उसकी व्हाइट वॉश करनी होती है, उसको ऊपर से चमकाना होता है ना? तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर की, मतलब बेसिकली हर चीज़ को गोरा करने के लिए, सुंदर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा NH4OH, ठीक है ना? अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सभी में हमारा OH आ रहा है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, इन सभी में OH आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी आपको समझाया था कि जो बेसिस होते हैं, वो सभी के सभी बेसिस की डेफिनेशन में ही लिखा है कि वो पानी के अंदर अपना OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं। जब किसी बेस को पानी में डाला जाता है, तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है अपने OH माइनस आयंस को रिलीज करने की। जितनी तेजी से वो अपने OH माइनस आयंस को रिलीज कर पाता है, उतना ज़्यादा उसको बेसिक इन नेचर माना जाता है, ठीक है ना? उसको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। इसलिए जितने भी बेस होते हैं, उसमें आपको देखेंगे, एक तो आपको कोई मेटल दिखेगा, फिर आपको OH का एटम, OH का मॉलिक्यूल दिखेगा, ठीक है? अगर आप उसके फॉर्मूले में देखेंगे किसी भी बेस को उठा के, जब इन 5 इंपॉर्टेंट बेस को नहीं, कोई और भी बेस उठाएँगे तो आप देखेंगे उसमें OH भी मिलेगा और एक मेटल भी मिलेगा। क्योंकि हमने आपको ये भी समझाया था कि जो मेटल्स होते हैं, हमारे मेटल्स बेसिक बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं और हमारे नॉन मेटल एसिड्स बनाते हैं। तो आप देखिए कि जो नॉन मेटल है, उसमें जो हमारे एसिड्स हैं उनमें नॉन मेटल देखने के लिए मिल रहा है हमें। नाइट्रोजन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ठीक है ना? या फिर सल्फर मिल जाता है, सब नॉन मेटल मिलके बनाते हैं हमारे एसिड्स। और जो मेटल्स हैं वो बेस बनाते हैं हमारे हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसका विंडो क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल यूज भी इसका बहुत होता है। इंडस्ट्रियल में रीएजेंट कहते हैं। जब जब आपको किसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि जब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने बताया ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब Fe को जो HCl में डालते हैं, तो H को वो डिस्प्लेस कर देता है और फिर FeCl बन जाता है हमारा फॉर्मूला नया। ठीक है? इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इंडस्ट्री में अलग-अलग काम के लिए, अलग-अलग एसिड बनाने के लिए, अलग-अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी पड़ती है। और जो एजेंट होते हैं जिनका काम होता है इस रिएक्शन को करवाना, उनको रीएजेंट कहते हैं। ठीक है? तो जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको रीएजेंट भी बोला जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्री में रीएजेंट के द्वारा होता है या फिर विंडो की क्लीनिंग में होता है। फिर तीसरा हमारा आता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। इसको कास्टिंग सोडा भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसको जो बोला जाता है कास्टिंग सोडा बोला जाता है। इसका नाम है इसका फॉर्मूला है NaOH, यानी कि सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें हमारा Na है वो प्लस का है और हाइड्रो ऑक्साइड जो है माइनस का। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है हमारा हमेशा माइनस का बनाता है, हमेशा नेगेटिव आयंस बनाता है और जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है? और इसका जो यूज होता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि कास्टिक सोडा का जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो सॉप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, या फिर जो हमारी शुगर इंडस्ट्रीज होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। शुगर इंडस्ट्री और हमारे सॉप इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फिर हमारा आता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है KOH। और इसको जो है कोई नाम, इसका इन जनरल कोई नाम नहीं है, पर इसको सोप भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये भी सोप में यूज किया जाता है। हमारा कास्टिंग सोडा भी और हमारा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी दोनों ही सोप में बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। इसका जो ये एजेंट के द्वारा तरह भी यूज किया जाता है। हमारा जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका
एक इंडस्ट्रियल रिएजेंट के द्वारा तरह भी यूज किया जाता है। फिर हमारे 5वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। और इसका जो यूज होता है हमारे MgOH2 का, इसका जो है एंटी एसिड का यूज किया जाता है। यानी कि जब आपको एसिडिटी होने लग जाए तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। या फिर इंडस्ट्रीज में भी जब आपको कोई सी एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। बेसिकली बहुत ही अच्छा एंटी एसिड है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कौन से आपके वीक बेसिस होते हैं। तो हमने जो आपको 5 बताए हैं यहाँ पे बेसिस, इनमें से 3 स्ट्रॉन्ग है और 2 वीक हैं। इसको आपको बस याद ही करना होगा, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता। वैसे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनमें ज्यादा OH आयंस को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। जो वीक होते हैं उनमें कम OH आयंस को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। पर आप फॉर्मूले को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें जो है टेंडेंसी ज्यादा है लूज करने की, या इसमें हमारी जो है कम टेंडेंसी है OH आयंस को रिलीज करने की, ठीक है। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। कौन से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। बाकी के दो हमारे वीक बेसिस होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है वीक बेसिस है। इनकी जो टेंडेंसी होती है OH आयंस को रिलीज करने की, ये वीक होती है। ये आपको याद करने पड़ेंगे तीन नाम, ठीक है। ये तीन नाम याद कर लीजिए। वीक बेसिस तो बहुत सारे होते हैं, पर जो एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। या फिर एक बार एक क्वेश्चन भी आया था आपका एग्जाम में कि जो हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, वो कौन से टाइप के बेसिस एंड एसिड्स को मिला के बनता है। क्या वो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एसिड्स को मिला के बनता है, या वीक बेसिस और वीक एसिड्स को मिलाकर बनता है। तो जो हमारा NaCl का रिएक्शंस होता है उसमें हम HCl लेते हैं एसिड के रूप में, फिर प्लस में हम NaOH को लेते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास Na NaCl प्लस वाटर प्लस H2O आ जाता है हमारा, ठीक है ना। इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए आप, बाकी इसकी जो बैलेंसिंग करके हमारा आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर से लीजिए, इधर से ले लिया, क्लोरीन ले लिया, सोडियम ले लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सा था। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे हम जानते हैं ये तीनों हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हुआ करते होते हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी, हमारा जो है नाइट्रिक और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, ये तीन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इसमें HCl का यूज करते हैं, और बेस जो यूज करते हैं NaOH लेते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि जिसको हम कास्टिंग सोडा भी बोलते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिनको मिला के हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है, हमारा NaCl बनता है, प्लस में थोड़ा वाटर भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद करना होगा, ये भी इस रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पूछ सकता है। चलिए अब हम और कुछ समझते हैं, पहले हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो अब हम लाइमस्टोन वाटर से जुड़े कुछ और फॉर्मूले, कुछ और रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानने जरूरी है। ये बेसिकली एक लाइम साइकिल होती है हमारी, इस लाइम साइकिल के बारे में समझेंगे, जिसमें 3 रिएक्शंस होते हैं आपके, और 3 कंपाउंड्स होते हैं। इन तीनों रिएक्शन, तीनों कंपाउंड्स के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। और हमने आपको समझा दिया है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसके काफ़ी सारे जो हमारे यूजेस होते हैं। ब्लीचिंग, भले ही हम जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करें, या फिर जिसका यूज़ जो है हम जो है व्हाइट वॉश में यूज़ करें, जो पत्थर होते हैं उनके व्हाइट वॉश में, ठीक है। पर अगर इसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन कर देंगे तो ये अपना रूप बदल देता है। जब हम इसमें से हमारे लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ लाइम वाटर, कार्बोनाइजेशन ऑफ लाइम वाटर, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिप्लेस कर देती है हमारे हाइड्रो ऑक्साइड को, यानी कि OH के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो, वो जो पानी की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और हमारा रह जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कह लो या फिर इसको लाइमस्टोन कह लो। इसका कॉमन नाम लाइमस्टोन है और इसका जो केमिकल नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इस अगर हमने जब लाइम वाटर था ये हमारे पास ये 3 रिएक्शन है आपके, ये पहला रिएक्शन हो गया टेबल का हमारा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं टेबल में सबसे ऊपर हमारा CaOH2 आ रहा है इस साइकिल में, और फिर इसमें से CO2 पास ऑन किया हमने तो CaCO3 आ गया हमारे पास। और अब हम अगर इस लाइमस्टोन को गर्म करेंगे, हीट ऑन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको उबालेंगे, हीट बर्न करेंगे, तो ये फिर से अपना रूप बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें CaCO3 में अगर हम हीट ऑन करेंगे तो इसमें से अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, CO रह जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। एक क्विक लाइम बन जाएगा हमारा। ये तो अगर हम लाइमस्टोन को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमारा क्विक लाइम रह जाता है, CaO रह जाता है। ये CaO होता है हमारा, ये जो है इन्हीं इसी साइकिल का एक पार्ट है, ये इस साइकिल का थर्ड लेग है हमारा CaO। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी रिएक्शन इस टेबल की। और अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें तो इस तीसरी रिएक्शन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। जब हम CaO को यानी कि क्विक लाइम में पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। इसमें तो हमारा ये जो रिएक्शन था ये भी पूछा जाता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जब हीट एब्जॉर्ब करी जाती है किसी रिएक्शन में तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इसमें हम देख रहे हैं ना कि इसमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है हमें, और वो हीट जो है कन्वर्ट कर देती है हमारे लाइमस्टोन को क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़े तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिलीज हो रही हो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी में अगर हम CaO में यानी कि क्विक लाइम में पानी मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, तो ये हमारे तो इसके बाय प्रोडक्ट में हमारा 2 निकल के आएगा। ठीक है ना, CaOH2 निकल के हमारा आ जाएगा, प्लस में हीट आएगी। तो प्लस में हीट आएगी यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे तीसरा जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, हमारा दूसरा वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हमारा पहला रिएक्शन हमने आपको बताया था ये इसका हीट से कोई भी रिएक्शन कोई भी जो है संबंध नहीं है, ये एक थर्मिक रिएक्शन नहीं है। सिर्फ पहले सिर्फ दूसरा और तीसरा ही हमारा जो रिएक्शन है यही हमारे जो है हीट से संबंध रखते हैं, एक एंडोथर्मिक है दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पहले अगर हम लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है, और पानी जो है बाय प्रोडक्ट में निकल के आ जाता है हमारे पास। फिर अगर हम जो है लाइमस्टोन को हीट अप करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उबालते हैं, बर्न करते हैं, तो हमारे पास क्विक लाइम आ जाता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। क्विक लाइम और बाय प्रोडक्ट में CO2 रिलीज हो जाती है। फिर क्विक लाइम में अगर हम पानी को मिलाते हैं तो दोबारा से हमारे पास लाइम वाटर निकल के आ जाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट में हीट निकल के आ रही है, कोई गैस या फिर कोई कंपाउंड निकल के नहीं आ रहा है। ये सिंपली हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिलके हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन आपको याद करनी है। हमने आपको एक डायग्राम भी दिया होगा इजी टू रिमेंबर के लिए, और ये डिटेल में हमने आपको समझा दी थी। अब हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में समझेंगे इस वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो ये बेसिकली 5 सॉल्ट्स के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं
इन सब के जो है हम आपको कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूले और यूजेस और कुछ इंपॉर्टेंट इनके रिएक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ाएँगे। मतलब आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए जो हमने आपको ना पढ़ाया हुआ हो। तो सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। वॉशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, आप इस नाम को देखेंगे तो आप खुद ये नाम बना सकते हैं। बस अगर आपको केमिकल फॉर्मूले याद करने हैं, ये नाम तो आप खुद भी बना सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। सोडियम कार्बोनेट CO3 बस ये समझ लीजिए। CO3 मतलब होता है कार्बोनेट। भले ही फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट हो तो CaCO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया तो NaCO3 हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट होता है तो KCO3 होता है। मतलब CO3 मतलब कार्बोनेट। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें सोडियम कार्बोनेट इनटू में 10 मॉलिक्यूल वाटर के लगते हैं। इसके साथ जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, जब इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के आके जुड़ जाते हैं तो जाके हमारा जो है वॉशिंग सोडा बनता है। ऐसे समझिए ना कि अगर किसी चीज को धोना है तो बहुत सारा पानी लगता है ना? इसीलिए वो इसको 10 गुना जो है पानी की ड्रॉप्सलेट चाहिए होती हैं। एक सोडियम कार्बोनेट को 10 पानी की मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। और इसका जो यूज़ होता है हमारा, इसका सिंपल सा यूज़ है जैसे कि हम जो है हार्ड वाटर में कपड़े धोने का यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट में भी किया जाता है और जितनी भी जगहें होती हैं जहाँ पे जो हार्ड वाटर आता है, हार्ड वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है ना, सॉल्टी वाटर होता है, उसको हार्ड वाटर भी बोलते हैं। अगर उसमें हम कपड़ों को धोते हैं तो कपड़े पीले पड़ जाते हैं, कपड़ों में अलग-अलग सॉल्ट जमा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं। इसमें ये डिटर्जेंट में पाया जाता है। बेसिकली ये बोला जाता है जहाँ पे जो है खारा पानी आ रहा हो, जहाँ के नलों में, जिस जगह के नलों में खारा पानी आता है, उन्हें जो है डिटर्जेंट से धोने चाहिए कपड़े, क्योंकि डिटर्जेंट में हमारा वॉशिंग सोडा मिला होता है। ठीक है? फिर हमारा आता है बेकिंग सोडा। ठीक है? जो बेकिंग सोडा है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। इसके दोनों ही नाम सही है, अलग-अलग बुक में अलग-अलग चीज़ लिखी होगी, एक ही बात है पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही एक ही बात है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है? NaHCO3। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? हमारा जो बेकिंग सोडा है, इसका यूज़ बेसिकली हम कुकिंग के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। नाम से पता चल रहा है बेकिंग सोडा, ये जो है चीज़ों को फ्लफ़ी बनाने में यूज़ किया जाता है। अगर जैसे आपको केक बनाना है या फिर कोई इडली बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, फ्लफ़ी कुकिंग के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो है एक जो है न्यूट्रलाइज़र का भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज़र का भी काम करता है हमारा जो है बेकिंग सोडा है। जैसे जो आंत होती है, हमने पढ़ा था कि जो आंत होती है, उसकी जो डंक होता है उसमें फॉर्निक एसिड होता है ना? हमने समझा था ना पिछली क्लास में, एसिड वाली क्लास में, कि जो आंत होती है, रेड एंट होती है, लाल चींटी होती है, उसके काटने पे बहुत ज़्यादा जलन मचती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो एक फॉर्निक एसिड आपके बॉडी में रिलीज़ करती है। अगर कोई आपको लाल चींटी काटे तो उसके जो फॉर्निक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। उसमें हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जो हमारा एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो जलन होती है वो जलन मचनी खत्म हो जाती है। ठीक है? अच्छा, और बेकिंग जो सोडा है, इसको अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना? बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करें? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये 2 अलग-अलग चीज़ हैं। अभी हमने जो आपको समझाया वो बेकिंग सोडा के बारे में था। पर अगर इस बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें वीक एसिड को मिलाया जाए। तो कोई अगर वीक एसिड इसमें हम मिलाते हैं तो ये अपने आप ही बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। वीक एसिड जैसे कि आप टेरेटेरिक एसिड ले सकते हैं। टेरेटेरिक एसिड जो कि हमारे जो है काफ़ी सारे फल फ्रूट्स में पाया जाता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे कि जो इमली होती है, जो ठीक है ना, उसमें भी हमें टेरेटेरिक एसिड मिलता है
और अगर और वो जो इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है नेचर में। वो थोड़ा-सा जो है बाकी जो है हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनसे तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, पर जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं, जो हमने आपको 3 एसिड बता रखे हैं, पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे, उन तीनों एसिड से कमज़ोर होता है। इसका पीएच लेवल जो है हमारा 3-4 ऐसा कुछ बीच में 2-3 इसके बीच में रहता है हमारा टेराटेरिक एसिड का। तो अगर हम उसको बेकिंग सोडा के साथ मिलाएँ, तो हमारा बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। ठीक है? 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बेकिंग सोडा से हम जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए माइल्ड एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली हम टेराटेरिक एसिड का यूज़ करते हैं और इसको जो है हम जो है आंत के जो एसिड होता है, चींटी के काटने को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। लिख लो ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 यानी कि जो कार्बोनेट हमारा होता ही है और इसको हाइड्रोजन ना लिख के हम बाइकार्बोनेट भी लिख देते हैं। ये एक लिखने का तरीका है केमिस्ट्री में, बाकी मतलब एक ही है। फिर अगर अब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, तो जो ब्लीचिंग पाउडर जैसे एक चीज़ तो हमने आपको पहले समझा दी थी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम जो है अपना कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो जो हमने बेस बताया था कैल्शियम कार्बोनेट उसका यूज़ किया जाता है। तो और इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है? इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका फ़ॉर्मूला CaOCl2 है, ठीक है ना? यानी कैल्शियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम और हमारा जो क्लोरीन है इसके 2 एटम। तो इससे बना हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है? फिर इसका यूज़ कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर का? इसका यूज़ क्लीनिंग में होता है। मतलब ब्लीचिंग का जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ की जो क्लीनिंग होती है, उस जगह पे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। भले ही फेशियल करवाना हो आपको, अपने अंदर की जो स्किन के ऊपर से अशुद्धियाँ निकालनी हो या किसी और चीज़ को जो साफ़ करना हो, तो उसमें यूज़ किया जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसका जो केमिकल नेम है वो हमारा सल्फेट डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना? हेमी होता है, ठीक है? सल्फर हेमी क्योंकि इसमें हेमी का क्यों यूज़ किया गया है? हेमी में हेमी का क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसमें आधा जो है हमारे पानी का मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ़ आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि 2 हमारे जो है सोडियम जो हमारे जो है कैल्शियम सल्फर के साथ आधा मॉलिक्यूल होगा पानी का, ठीक है? 2 हमारे कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का। तो इसके साथ या फिर कहें एक जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है उसके साथ आधा मॉलिक्यूल होगा पानी का या फिर 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 मॉलिक्यूल होगा हमारा वाटर का। तो ये कैसे बनता है? जब हम जो है हीट करते हैं जिप्सम को। जो जिप्सम होता है उसका फ़ॉर्मूला भी कुछ-कुछ ऐसे ही होता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है जिप्सम का फ़ॉर्मूला। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिप्सम में और हमारे पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ आधा मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि जब हम जिप्सम को कुछ बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो फिर हमारा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसके अंदर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो जो है बाहर निकल जाते हैं और फिर हमारा जो है पीओपी बन जाता है। यही कारण होता है, आपने देखा होगा जब भी आपके घरों पे या फिर छत पे पीओपी लगाई जाती है, पीओपी की पुट्टी लगाई जाती है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें जो है कुछ समय में ही पानी निकलने लग जाता है, वो जो है गीली होने लग जाती है। आप सोचेंगे कि मैं तो इसमें कुछ पानी लगाया ही नहीं था, ये अपने आप गीली कैसे हो गई, है ना? तो वो इसी के कारण होता है। वो जो है हमारे इसी कारण होता है कि उसमें जो है पानी रिलीज़ हो रहा है। वो जो हीट ऑन होने पे उसमें से केमिकल में से जो पानी उस कंपाउंड में से H2O के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल जो है हमारा निकल के बाहर आ जाता है और हमें जो है पानी-पानी दिखाई देने लग जाता है। थोड़ा हमें गीली-गीली सी लगने लग जाती है पीओपी, ठीक है? और ये जो रिएक्शन होता है इसमें हम ये कह सकते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
जिप्सम को अगर हम पीओपी में कन्वर्ट करें, यानी कि अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ठीक है ना, इसमें अगर हम जिप्सम में हीट ऑन करें तो हमारा जो है निकल के आता है पीओपी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरीके का रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन में हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, जिस भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट की जरूरत हो, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान हीट जो है हमारी कंज्यूम हो रही है। और जिस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में हीट निकलती है, वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पीओपी को जिप्सम में कन्वर्ट करने का कैसा तरीके का रिएक्शन होता है, ठीक है ना, पीओपी को जिप्सम में कन्वर्ट करने का, अभी तो हमने आपको बताया वो जिप्सम को पीओपी में कन्वर्ट करने का था। पर अगर आपको पीओपी को जिप्सम में कन्वर्ट करने का हो, यानी जब पीओपी में पानी मिलाया जाए तो कैसा रिएक्शन होगा, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्योंकि आप देखेंगे इसमें अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसमें प्लस H2O भी है हमारा, ये हमारा 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी निकलेगा, ठीक है। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको नीचे का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम पीओपी में पानी मिलाते हैं तो किस तरीके का रिएक्शन, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि उस केस में हम देख रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। पर अगर हम जिप्सम को पीओपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। पीओपी का यूज कहाँ पे होता है, जिप्सम का कहाँ यूज होता है, दोनों का एक ही जगह यूज होता है। हम जो है टॉयज बनाने में, या फिर जो है फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के जो है हाथ को फिक्स करने के लिए फ्रैक्चर बनाने में यूज किया जाता है, या फिर जो है इसका कंस्ट्रक्शन में भी काफी ज्यादा यूज होता है, डेकोरेशन में काफी यूज होता है। तो आपको पता ही है पीओपी का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। जो आप कहते हैं ना कि पीओपी जो दीवारों पे पीओपी कर दिया, एक्चुअल में हम जो जिप्सम लगा रहे होते हैं दीवारों पे, जो सूखने के बाद अपने आप पीओपी बन जाएगी। जो थोड़ी बहुत हीट ऑन होके अपने आप ही उसमें से पानी के मॉलिक्यूल निकलने शुरू हो जाएंगे और वो अपने आप ही पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस एसिड से बनती है हमारी पीओपी, तो ये हमारा जो है सल्फाइट एसिड से बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड से हमारी ये बनती है। इसलिए इसमें सल्फेट लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी इसमें आप देख भी सकते हैं SO4 का इस्तेमाल हो रहा है, SO4 जो कि H2SO4 से बना है हमारा। हमने बताया था ना, H2SO4 जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है। जब इसमें से जब कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है तो हमारा जिप्सम तैयार होता है। इसके बाद फिर थोड़ा पानी भी मिलाना पड़ता है इस रिएक्शन में, इससे इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी चिपक जाते हैं, ठीक है। और अगर अब हम अपने पांचवे सॉल्ट की बात करें, कॉपर सल्फेट की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सल्फेट, इसमें सल्फेट आ रहा है, तो ये समझ लीजिए सब सल्फेट आए तो ये जो है हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, ठीक है। जो भी हमारे जो सॉल्ट बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, उनके नाम में सल्फेट आ जाता है, ठीक है। इधर भी सल्फेट आ रहा है, इधर भी सल्फेट आ रहा है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो कॉपर सल्फेट है ये कौन से एसिड से बना है। जो हमारा कॉपर सल्फेट है ये तो अपने आप में एक जो है सॉल्ट है, ये पहले किसी एसिड भी तो होगा। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन को ही आपको बताना चाहें, तो ये हमारा H2SO4 प्लस में कॉपर इज इक्वल टू CuSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये कुछ इस प्रकार का हमारा रिएक्शन होता है, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड में जब कॉपर की कुछ बॉल्स डाल दें या फिर कॉपर की नेल्स डाल दें, कॉपर का कुछ भी अगर हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो जो कॉपर है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। वैसे अगर हम आपको फॉर्मूले में हमने आपको जो रिएक्टिव सीरीज में बताया था कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, जस्ट एक कदम, जस्ट एक पॉइंट नीचे आ रहा है, इसमें ये भी जो है हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है, ठीक है। पर ये जो है सिर्फ दो, कॉपर जो है सिर्फ दो ही तरीके के एसिड से रिएक्ट करता है। एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है और एक हमारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। जो हमारा कॉपर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ दो ही तरीके के एसिड से रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से, ठीक है ना।
तो ये रिएक्टर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है हमारा। ठीक है, तो और इसमें आपका कलर भी पूछा जा सकता है। तो कलर की अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर होता है वो वाइट होता है, पर जब इसको लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स भी जुड़ जाते हैं। हमारे जो कॉपर सल्फेट है इसमें कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और फिर इसका रंग जो है ब्लू हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो इसका सॉलिड फॉर्म होती है उसमें इसका कलर जो है व्हाइट होता है, पर जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं या फिर इसका लिक्विड फॉर्म में इसका कलर ब्लू होता है। इसी से आपको वो एक रिएक्शन भी याद आ रहा होगा। हमने आपको एक रिएक्शन समझाया था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डाली थी। हमने कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डाली थी। कॉपर सल्फेट जो कि उस रिएक्शन में हमने आपको ब्लू कलर बताया था। जब आयरन नेल्स डलती है तो उस सॉल्यूशन का हमारा कलर जो है ग्रीन हो जाता है, क्योंकि जो हमारी आयरन सल्फेट होती है यानी FeSO4। ठीक है, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है हमें। जो हमने बताया था FeSO4 यानी कि हमारा आयरन सल्फेट जो होता है इसका रंग हमारा ग्रीनिश होता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है। इसलिए ये वो रिएक्शन हमेशा याद रखना, जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से हमारा ग्रीन हो जाता है और जो हमारी आयरन की नेल्स हैं उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ जाती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसके साथ अब ना ये समझ लीजिए, जब भी ये तो हमने आपको बता दिया कि जब भी कोई सॉल्ट बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो उसके आखिरी में सल्फेट आ जाएगा, आखिरी में या फिर पहले एक ही बात है, उसके नाम में जो सल्फेट हमारा यूज होने लग जाता है। ऐसी हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ ही हुई है। ठीक है, जब भी जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारा जो है नाइट्रिक एसिड से बना है। जब हम H2NO3 में पोटेशियम को मिलाते हैं तो हमारा H2NO3 में, ठीक है, H2NO3 में जब हम पोटेशियम को मिलाते हैं तो हमारा जो है KNO3 निकल के आता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये सारे रिएक्शन हमने आपको पहले समझा रखे हैं, फिर भी थोड़ा रिवाइज करवाना जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रिक। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड से बना है। नाइट्रिक एसिड का ये सॉल्ट है। जब नाइट्रिक एसिड में हमने मेटल्स को मिलाया था जब जाके ये हमारा सॉल्ट निकल के आया है। तो इसी के साथ हमारा जो एसिड एंड बेस का ये चैप्टर पूरा क्लियर कंप्लीट हो जाता है। एक एक चीज आपको बड़ी डिटेल में मैंने समझा दी है। इसके बाहर से मतलब कोई क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। इतनी ज्यादा डिटेल में सारे रिएक्शन मैंने, जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शन हो सकते हैं या फिर एनसीईआरटी से बाहर जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी एसएससी में या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है मैंने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।